बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पता ना होना शायद माफी का सबब होता है, अगर सीख लेंगे तो गिरफ्त हो जाएगी। जनाब, ऐसा नहीं है। जिस आदमी ने गलती की, गलती का गुनाह मिलेगा, और उस गलती के बारे में मालूमात नहीं थी, उसका भी गुनाह मिलेगा। आप में से जो भी ऐसा आदमी है जिस पर ज़कात फर्ज है, उसको ये जानना भी फर्ज है कि ज़कात के मसाइल क्या हैं। आज ज़कात के हवाले से मैं क्या बयान करूंगा, आइए उसकी एक फहरिस्त देखते हैं। ज़कात के मुतालिक आज हमने 4 मौजू पर गुफ्तगू करनी है। हमारे जहन में कभी ख्याल आता है कि भाई क्या गाड़ी पर ज़कात है, अच्छा ज़कात कब निकालूं, अच्छा ज़कात किसको दूं, अच्छा ज़कात जो है पिछले सालों को नहीं निकाली उसका क्या होगा, अच्छा ज़कात क्या पहले निकाल सकता हूँ वक्त से पहले। तो ज़कात के हवाले से सैकड़ों सवालात का जवाब आज की गुफ्तगू में आपको मिल जाएगा। 4 नुक्तों में से पहला नुक्ता था कि शराइत क्या है, ज़कात कब फर्ज होती है। दूसरा नुक्ता था कि अमवाले ज़कात क्या है। आइए देखते हैं तीसरा नुक्ता क्या है हमारा। पहली चीज है शरी फकीर कौन होता है। नंबर 2, तमलीक क्या होती है। नंबर 3, किस रिश्तेदार को ज़कात नहीं दी जा सकती। मुस्तहिक्के ज़कात के हवाले से जब ज़कात की आप अदायगी कर रहे हैं और ज़कात अदा हो जाए, ये 3 बातें जानना जरूरी है। मैं नीचे से ऊपर जाता हूं ताकि थोड़ा समझना आसान रहे। 2 तरह के रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती बस। एक, अपनी औलाद को, अपनी और अपने माँ बाप को, ये एक है। औलाद के अंदर बेटा, पोता, नवासा, नवासी सब आ जाएंगे। बाप के अंदर दादा, परदादा, नाना, नानी, दादी, ये आ जाएंगे। ये एक रिश्ता ऐसा है, माँ बाप होना या औलाद होना, जिसमें ज़कात नहीं दी जा सकती। दूसरा रिश्ता है शौहर बीवी को, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। बाकी हर रिश्तेदार को ज़कात दी जा सकती है अगर वो मुस्तहिक ज़कात है तो। भाई को, बहन को, फुप्पो को, खाला को। ज़कात के अंदर जो पहला हक है वो अपने करीबी रिश्तेदारों का है। अगर वो मुस्तहिक ज़कात हैं तो करीबी रिश्तेदारों का सबसे पहला हक है। इसमें कोई पेचीदगी थी? आसान था। तमलीक, ज़कात देने के लिए जरूरी है कि किसी इंसान को मालिक बनाया जाए। किसी नाबालिग को भी ज़कात दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसके वालिद जो है वो मुस्तहिक ज़कात हो। तमलीक का मतलब यह है कि एक अस्पताल में मशीन की ज़रूरत थी और वाकई ज़रूरत थी, गरीब वहां से इलाज करवाते हैं। आपने ज़कात के मद में 5 लाख रुपए दे दिए, वहां वो मशीन रख दी गई। इंसान को मालिक बनाना पाया गया? नहीं। मदरसा जो है उस पर बिजली का बिल आ चुका था, बच्चे वहां ठहरे हुए हैं, मुकीम बच्चे हैं, पंखे चलते हैं, ज़रूरी अखराजात हैं। किसी ने जाके वो बिजली का बिल ज़कात के पैसों से उतार दिया, मालिक बनाना पाया गया? मदरसे की तामीर हो रही है, ज़कात के पैसों से बजरी का ट्रक भेज दिया, वो बजरी सीमेंट के साथ मिलकर प्लस्तर हो गया, मालिक बनाना पाया गया? तो ज़कात के लिए मालिक बनाना, पाया जाना जरूरी है, वरना ज़कात अदा नहीं होगी। अब आप सोचेंगे फिर मदारिस किस तरह चलते हैं। मदारिस के अंदर एक शरी हिला होता है। पहले एक ऐसा बंदा ढूंढा जाता है कि जो मुस्तहिक ज़कात है, पैसे उसको दिए जाते हैं, वो मालिक बन जाता है। फिर वो आदमी कहता है ये मैंने मदरसे को चंदा दिया, किसी की जाती जेब में नहीं जाता। शरीयत की तरफ से जो मालिक बनाने की शर्त है वो पूरा करने के लिए कुछ जगहों पर यह तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। तो बाकी जो तरीके हैं जहां ऐसी शदीद ज़रूरत है वहां यह तरीका इख्तियार किया जा सकता है। मैं इसकी एक मिसाल दूं। एक मुर्दा पाया गया, लावारिस लाश जो है वो मिलती है। अब उसका कफन कोई ज़कात के पैसों से अदा करना चाहता है, ये तो मालिक कैसे बनेगा, ये तो मर चुका है, अब मिल्कियत तो नहीं हो सकती। अब कोई बंदा ढूंढा जो ज़कात का मुस्तहिक है, उसको पैसे दिए और उस बंदे ने कहा कि इसके कफन के लिए मैंने आपको दे दिए। या ये
इस तरीके की ज़रूरत पाई गई या नहीं पाई गई? पाई गई। तो ये तरीका वहाँ इख्तियार किया जाता है जहाँ ज़रूरत होती है। किसी गांव में कुआं खोदा जाना है और वो गांव ऐसा है, गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर पानी है ही नहीं कोई, और कुआं पानी बड़ा, आपके पंजाब में तो कोई 5-7 फुट पे शायद पानी निकल आता होगा, सिंध में ऐसा नहीं है। कराची में जो है वो नॉर्मली 80-90 फीट पर पानी निकलता है, और 80-90 फीट से 150 फीट तक। थर का जो सहरा है, मेरी जहाँ की पैदाइश है, थर उससे 20 किलोमीटर है, तो मैं थर को भी जानता हूँ। तो थर का जो सहरा है वहाँ 400 फीट कुएं खोदे जाते हैं, जब जाके पानी निकलता है। तो अब कुआं खोदा जाना ज़रूरत है, लेकिन ज़कात इसलिए नहीं लग रही, मालिक बना नहीं पाया गया, वही तरीका इख्तियार किया जाएगा। मुस्तहिक के ज़कात को पैसे दिए जाएंगे, वो फिर उस कुएं के लिए बतौर चंदा देगा, वो पैसा अमानत समझ के खर्च किया जाएगा। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे रफ़ाई इदारे, बहुत सारे चैरिटी इदारे इस तरीक़े कार को इख्तियार नहीं करते, और उलमा की नज़र में अगर ये तरीका इख्तियार ना किया जाए तो ज़कात अदा नहीं होती। अगर आप ऐसी जगह ज़कात दे रहे हैं, या मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, मुस्तहिक है, उसको डायरेक्ट नहीं देनी, हस्पताल में उसका इलाज हुआ है, उसके ऑपरेशन का खर्चा है 50,000 रुपये, आपने बराह रास्त डॉक्टर को देनी है, और एक तो तरीका यही है कि उसको दी जाए, उसको दी जाए। मुमकिन नहीं है, वो बेहोश पड़ा हुआ है, कोमे में है, पैसे देने हैं, तो फिर शरी हिला, आप खुद किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो मुस्तहिक ज़कात हो, उसको पैसे देके उससे वो पैसा उसकी मदद के लिए ले लें। हर चीज़ का हल मौजूद है। अब मुस्तहिक ज़कात कौन होता है? मुस्तहिक ज़कात वो होता है जो शरी फ़कीर होगा, जो शरीयत ने एक लकीर खींच दी है कि जो इससे नीचे होगा गरीबी में, वो ज़कात लेगा, वो ज़कात, और जो इससे ऊपर होगा वो ज़कात नहीं, ज़रूरी नहीं वो देगा। बाज़ औक़ात उस पर ज़कात बन नहीं रही होती और ले भी नहीं सकता। जो इससे ऊपर होगा वो ज़कात नहीं ले सकता, जो इससे नीचे होगा वो ले सकता है। तो शरीयत एक फ़िलॉसफी पर डिपेंड करती है, एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर हिकमतें हैं, जिसके अंदर फ़वाइद पोशीदा हैं, कि अगर हर एक के लिए ज़कात जायज़ हो जाती तो गुरबा कहाँ जाते। तो ज़कात लेने के लिए जिसको ज़कात दी जा रही है, असल दारो मदार है माली हैसियत। जब हम ज़हनी तौर पर इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि हमने शरीयत पर अमल करना है, हर सूरत निकल आती है। अब मैं आपको मिसाल दूं, एक गरीब आदमी है, उसके 4 बच्चे हैं, और उसके पास 20,000 की इनकम है, किराए के घर पर रहता है, 12,000 रुपये किराया है, पीछे कुछ बचता ही नहीं है। आप ये चाहते हैं कि इसको घर लेकर दिया जाए, ज़कात के पैसों से अपना घर हो जाएगा। जो 12,000 रुपये किराए की मद में जा रहे हैं, इन 12,000 रुपये से तो इसकी जान छूटेगी। जब 20,000 इसके हाथ में आएंगे तो इस बेचारे की गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाएगी, जो घर का चूल्हा है वो चलने में आसानी हो जाएगी। मसला ये है कि इसके पास 2 लाख रुपए इसने जमा कर रखे हैं, 2 लाख रुपए, तो ज़कात का मुस्तहिक हुआ नहीं हुआ। अब क्या करें? 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इसको मिसाल के तौर पर घर आना है 20 लाख का, 2 लाख इसके पास जमा है, और कोई सेठ जो है इसकी मदद करना चाहता है, ज़कात के पैसों से 18 लाख रुपए देना चाहता है, लेकिन जिस वक्त वो इसको 18 लाख दे रहा होगा, ज़कात का मुस्तहिक तो नहीं है। इसका तरीका यह है, इसको ये कहा जाए कि तुम ऐसा करो, घर खरीद लो, बयाना दे दो। इसने वो 2 लाख रुपए दे के बयाना दे दिया, इस बंदे पे कितना कर्जा आ गया? 18 लाख का ये मकरूज हो गया। अब इसको ज़कात दे सकते हैं। अब 18 लाख रुपए हल मौजूद है।
दूसरा हाल ये है कि आम तौर पर इस तरह के गरीब आदमी के पास देखें, मुश्किल हालात में इज्जत बचाने के लिए, ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ घरों में गरीब लोग जमा करके रखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो बड़े मजबूर होते हैं, बच्चे की शादी करनी है, जिसने शादी करनी है उसने 50,000 लाख रुपया जमा किया होता है ना, लेकिन कम पड़ रहे होते हैं, उसको हाजत होती है, अब वो मुस्तहिक तो नहीं है, क्या किया जाए? मैं ऐसे मौके पर ये हल बताता हूं कि इसके जो बालिग बच्चे हैं, कौन, आम तौर पर उनके पास जेब खर्च के अलावा कुछ भी नहीं होता, 150 रुपये भी मुश्किल से मिलते होंगे रोजाना, वो खर्च हो जाते होंगे, तो इसके बालिग बच्चों को दे दें आप। उनके पास तो इतनी अमाउंट नहीं है, वो उस पट्टी से नीचे हैं, वो अपने बाप को दे देंगे, जरूरत पूरी हो गई। शरीयत को फॉलो करना है उसूल ज़ाबित की रोशनी में हल तमाम चीजों के मुमकिन है। शरीयत मुश्किल नहीं है, शरीयत में बहुत आसानी है। अब शरीफ फकीर का मयार क्या है? शरीफ फकीर का मयार बड़ा टफ है। पहली चीज ये देखी जाएगी उसके पास 7.5 तोला सोना ना हो, उसके पास यहां भी जाती हैसियत का एतबार होगा, ये नहीं उसकी बीवी के पास है तो आप उसका शुमार करें, मालिक वो ना हो। यानी शरीफ फकीर क्या होता है, अब मैं आपको ये समझा रहा हूं। शरीफ फकीर जिसके पास 7.5 तोला सोना ना हो, 52.5 तोला चांदी, और बाकी ज़कात कितनी चीजों पे फर्ज हो रही थी? 3 और चीजें थी ना, करेंसी, प्राइस बॉन्ड, माल तिजारत, वो उनका हिसाब अलग होता है। ये जो 3 चीजें हैं 52.5 तोला चांदी की मिकदार को ना पहुंचती हों, तन्हा तन्हा या मिलकर, समझ गए बात? एक बात का और इजाफा है, एक बात का, ज़कात देने में ये 6 चीजें रखी गई हैं भी, इन पर ज़कात फर्ज होती है, लेकिन ज़कात लेने में हर वो चीज शामिल है जो जरूरत से जायद उसके पास मौजूद हो ज़कात लेने में। अब ये देखा जाएगा कि इसके घर में कितना साजो सामान है। एक वो साजो सामान है भी, एक सोफा सेट रखा है, मेहमानों की जरूरत है, बेड है, बिस्तर है, बर्तन बांटने, ये चीजें हैं, ठीक है। एक वो जो जायद अज जरूरत है, तो जायद अज जरूरत जितनी भी चीजें होंगी वो किसी भी शेप में हो, उनकी मालियत को भी काउंट किया जाएगा। अगर जायद अज जरूरत चीजों की मालियत 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंचती है, तब भी वो मुस्तहिक ज़कात नहीं होगा। सोना कम है, चांदी कम है निसाब से, लेकिन मिलकर 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाती है, मुस्तहिक ज़कात नहीं है। अब यहां शरीयत ने इस बात की रियायत दी है कि आप सोचें उसके बारे में, उसका जो हाल है वो किस तरह का है, इन चीजों पर पूरा उतरता है नहीं उतरता। आपका ज़न्ने गालिब ये बनता है कि इन चीजों पर पूरा नहीं उतरता और ये गुर्बत में इससे नीचे है, उसको ज़कात दी जा सकती है। तफ्तीश करना, पूरा खंगालना ये जरूरी नहीं है, सिर्फ आप गहरी निगाह से इन चीजों को सामने रखकर उसको देखेंगे। अब शरीयत के इस निजाम का फायदा क्या है? जिसके पास 2 लाख रुपए हैं वो ज़कात ले ले, और जिसके पास 20,000 भी नहीं है वो ना ले, तो इसका हक मजरू हुआ या नहीं हुआ? तो पहली तरजीह उसको है जो गुर्बत की पट्टी में नीचे है। इसलिए शरीयत ने कहा कि जो गुर्बत की पट्टी में इतना नीचे होगा, इसका नाम होगा, टाइटल होगा शरई फकीर, मुस्तहिक ज़कात। ज़कात सिर्फ इसी को देनी है। ज़कात बनी इसराइल पर जो फर्ज थी वो ये थी कि वो जाते थे ग्राउंड के अंदर, अपने माल असबाब को रखते थे, 2.5% भी नहीं थी, ज्यादा थी, और उसको आग लगा देते थे, या आसमान से आग आती थी और वो माल अपने साथ ले जाती थी। माशरे को कोई फायदा पहुंचता था? नहीं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है, हमारी ज़कात से हमारे अपने माशरे को फायदा पहुंचता है, और वो कल्बी सुकून मिलता है गरीब की मदद करके कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया, आपको ये तौफीक बख्शी कि आपने अपने एक भाई की माउनत की और उसकी हाजतें पूरी की।
याद रहे कि जो मुस्तहिक ज़कात नहीं है, हमारा पाक माल उन पर सर्फ नहीं हो सकता, इस बात का कहीं हुक्म नहीं दिया गया। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में एक जगह पर यह बयान किया कि यतामा, करीबी रिश्तेदार, मसाकीन, मुसाफिर, इन पर सदका करो और ज़कात निकालो। तो उलमा ने लिखा कि इससे मुराद ये है कि जो अपना साफ माल है वो भी इन लोगों पर खर्च करते रहा करो। बाज़ औक़ात एक आदमी मुस्तहिक़ ज़कात तो नहीं होता, लेकिन ज़रूरतमंद होता है बहरहाल, तो पाक रकम से भी उसकी मदद की जा सकती है। ख़ास तौर पर एक आदमी सैयद है, हाशमी है, हाशमी ज़कात नहीं ले सकते, तो अब इनकी मदद पाक माल से की जाएगी। तीसरा नुक्ता भी पूरा हो चुका है और आखिरी और चौथे नुक्ते की तरफ चलते हैं जी। चौथा नुक्ता, ज़कात की अब आपने अदायगी करनी है, तो क्या मसाइल पेश आएंगे जी। नीयत, नंबर 2, ज़कात को कर्ज में शुमार करना, नंबर 3, दूसरों के पास आपके जो अमवाल हैं, नंबर 4, अदायगी ज़कात कौन करे, नंबर 5, ज़कात की अदायगी करेंसी में ज़रूरी नहीं, नंबर 6, बैंक से काटेगी ज़कात, नंबर 7, पिछले सालों की ज़कात, नंबर 8, जिन अशिया पर ज़कात नहीं है। नीयत, बहुत सारे लोग गरीबों की मदद करते रहते हैं, जब भी कोई आया उसको दे दिया, जब भी कोई आया दे दिया, ज़कात की नीयत नहीं करते तो ज़कात अदा नहीं होगी, या जिसको दे रहे हैं वो ज़कात का मुस्तहिक ही नहीं है तब भी अदा नहीं होगी। तो जब आपको पता ये मुस्तहिक है, उसको देते वक्त ज़कात की नीयत कर लें। आप ज़कात की नीयत कर लेंगे, मिसाल के तौर पर साल में आपकी ज़कात निकलनी है 5,000 रुपये, और आपने 200-500 करके पूरा साल ज़कात देनी है, तो यूं वक्त से पहले भी आपकी ज़कात अदा हो सकती है। अगर किसी की 50,000 ज़कात निकलनी थी, उसने 30,000 निकाल दी पूरे साल में, अब वो दिन आया 20,000 उस दिन दे दे। तो नियत ना करने की वजह से कुछ मौके ऐसे हैं जिसमें आप ज़कात अदा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की तो ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात के लिए कहना ज़रूरी नहीं है सामने वाले को ये ज़कात है, ईदी कह दें, तोहफा कह दें, इनाम कह दें, कुछ कर्ज कह दें, आपके दिल में नियत होनी चाहिए, ये ज़रूरी है बस। ज़कात एडवांस में भी दी जा सकती है। ज़कात ताख़ीर करना गुनाह है, जैसे किसी पर यकुम मुहर्रमुल हराम को ज़कात फ़र्ज होती है, तो अब 2 मुहर्रम नहीं कर सकता, वो एडवांस निकालता रहे ताकि तारीख आए तो ज़कात निकाल चुका हो। दूसरा नुक्ता, एक मसला कारोबारी दुनिया में पेश आता है कि एक आदमी दिवालिया हो जाता है, मार्केट में बिल्कुल खत्म हो जाता है, लोगों का कर्जा चढ़ गया उसके ऊपर, आपके भी उसके ऊपर 1 लाख रुपए फंसे हुए हैं, 1 लाख रुपए, और वो मुस्तहिक़ ज़कात है, उसने दर्जनों लोगों के पैसे देने। तो लोग आते हैं कि यार वो हमारे जो पैसे हैं हम ज़कात में शुमार कर लें, ये मसला आता है ना पेश। तो आपका जो कर्जा सामने वाले पर है उसको ज़कात में शुमार नहीं कर सकते, एक तरीका है वो अपना लें। वो तरीका ये है कि आप वो 1 लाख रुपए लेके जाएं उसके पास, भाई ये 1 लाख रुपए मैंने आपको दिए, उसके बाद छीन कर भी ले लें, दे मेरे पैसे। पहले उसको 1 लाख ज़कात की मद में मालिक बना दिया, उसने कब्जा कर लिया, अब आपने पैसे ले लिए, मसला हो गया जनाब। आगे चलें जी। शरीयत इस मौके पे कहती है आप छीन के भी ले सकते हैं, या ये है कि उसको समझाएं थोड़ा सा, देखो मैं आपका मसला हल करना चाहता हूं, ठीक है, आपने मेरे पैसे देने, दर्जन लोगों को देने, तो कम से कम मैं तो फारिग हो जाऊंगा। इसका ये तरीका शरीयत ने बताया है,
हम ये तरीका अपनाते हैं, उम्मीद है मान जाएगा। दूसरों के पास जो आपके माल मौजूद होते हैं, अब कोई खुश्क बातें नहीं है, बड़ी आसान आसान बातें हैं, 4-5 बातें हैं, लेकिन एक दफा अगर आप खड़े होकर बैठ जाएंगे तो तरावट आ जाएगी। तशरीफ रखिए। और अभी मेरे सवाल के जवाब में अगर आप हाँ जी बोलेंगे तो मेरे दिल में भी तरावट आ जाएगी। समझ आ रहा है जनाब? माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपकी अमाउंट बहुत सारे और लोगों के पास होती है। जैसे आपने एडवांस दिया हुआ है दुकान की मद में, दुकान की मद में, उसका क्या करें जनाब? आप सर्विस करते हैं और आपका पैसा जीपी फंड में जमा हो रहा है, उसका क्या करें? आपके लोगों ने पैसे देने हैं, आपने माल बेचा था, लोगों ने पैसे देने हैं, रिसीवेबल रकम है, रिसीवेबल अमाउंट है, उसका क्या करें? शरीयत ने यहां भी एक आसानी दी है। मिसाल के तौर पर यकुम मुहर्रम को किसी पर ज़कात फर्ज होती है, तो बाकी सारी चीजों पर वो ज़कात दे दे। जो रकम इसकी दूसरों के पास है उसकी अदायगी में ताखिर कर सकता है। मिसाल के तौर पर सब रकम मिलकर 5 लाख बनती है, उन 5 लाख पर भी वो आज ही ज़कात दे जरूरी नहीं है, लेकिन ज़कात देनी पड़ेगी। 20 साल बाद मिलेगी तो 20 सालों की देनी पड़ेगी। आसानी इसमें है कि हर साल देता रहे, लेकिन मसला यह है वो मैंने आपको बता दिया। जी आगे। ज़कात की अदायगी कौन करे? शौहर करे कि बीवी करे? जिस पर फर्ज हो रही है वो करेगा, लेकिन कोई और दूसरे की इजाजत से कर सकता है। दोनों की गुंजाइश मौजूद है। आगे चलें। लोग कहते हैं कि जी वो हमारे दुकान में माल जमा हो गया है और वो वैल्यू भी कम हो गई उसकी, इसको दुकान ज़कात में दे सकते हैं। बाज़ औक़ात चीज़ वो ऐसी होती है, जैसे कपड़े वालों के पास होता है, डिज़ाइन बदलते रहते हैं, कुछ डिज़ाइन पुराने हो जाते हैं, लोग खरीद नहीं रहे होते, लेकिन गरीब को देंगे उसका तो बहरहाल फ़ायदा ही होगा। तो ज़कात करेंसी ही में निकालना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई और चीज़ दे रहे हैं तो बस एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, उस दिन उसकी मालियत कितनी है, उसकी मालियत कितनी है। वो आप पर ज़कात बनती है मिसाल के तौर पर 25,000 रुपये और उसकी मालियत बनती है 20,000 रुपये। अगर आपने वो चीज़ दे दी मुस्तहिक़ ज़कात को तो आपकी 20,000 की ज़कात अदा हो गई। तो ये मालियत निकालने में थोड़ी सी एहतियात करेंगे कि ये चीज़ पुरानी हो गई है, बिक नहीं रही, उसकी वैल्यू तो नीचे आएगी ना। तो कोई और चीज़ भी, बर्तन भांडे, राशन, घी तेल, डिफरेंट चीज़ें ज़कात में दी जा सकती हैं, करेंसी देना ही ज़रूरी नहीं है। आगे चलें। बैंक से जो ज़कात काटी जाती है वो ज़कात अदा नहीं होती, वो जबरी काटी जाती है, उसमें रजामंदी शामिल नहीं होती। रजामंदी होना यानी, और वो खर्च भी उन जगहों पर नहीं होती जहाँ ज़कात खर्च होनी चाहिए, लिहाजा वो ज़कात अदा नहीं होती। और ये बात याद रखिए कि बैंक में ज़कात करंट अकाउंट पर नहीं काटी जाती, सेविंग अकाउंट पर काटी जाती है। तो कन्वर्शल बैंकिंग के अंदर जितने भी सेविंग अकाउंट है नो डाउट वो सूदी होते हैं। चलें। गुज़िश्ता सालों की किसने ज़कात नहीं दी, एहसास नहीं था, वो ज़कात माफ़ नहीं होगी, हिसाब लगाना पड़ेगा। इसमें भी रियायत है शरीयत की तरफ से। जैसे आज सोने का क्या रेट है जनाब? 52,000 का आज रेट है, और आज से 20 साल पहले 12,000 रुपये का होगा। तो अगर किसी ने 5 सालों की ज़कातें दी तो जिस साल जो रेट था उसके हिसाब से वो ज़कात निकालेगा साबका सालों के अंदर, आज का रेट नहीं लगाएगा। ये रियायत मौजूद है।
पिछले सालों की ज़कात भी निकालनी पड़ेगी। आगे आ जाएं। बहुत सारी चीज़ों पर ज़कात नहीं होती। जब 6 चीज़ों में हमने बयान कर दिया ना, अब किन किन चीज़ों पर ज़कात नहीं होती? टैक्सी पर नहीं होती, ट्रांसपोर्ट पर नहीं होती, ज़ाती गाड़ी पर नहीं, वो घर जो आपने रखने के लिए लिया है, बच्चों को देने के लिए लिया है, किराए की बिल्डिंग वहाँ बनानी है, उस पर नहीं है, किराए पर जो मकान चल रहे हैं उन पर ज़कात नहीं है, माले हराम पर ज़कात नहीं है। अल्लाह ताला पाक है और पाक माल को कबूल फरमाता है। तो जो माल ही नापाक है उस पर कैसे ज़कात होगी? ज़कात तो एक मैल है, जो पाक माल पे भी जो आलूदगी आ जाती थोड़ी बहुत, उसको पाक करती है। तो नापाक माल पर ज़कात नहीं हो सकती। किसी की इनकम ही सूदी है, ऐसी जगह जॉब करता है, रोज़ी हराम है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। ज़कात पाक रकम पर होती है। अब पूरा खुलासा कि ज़कात निकालनी कैसे है, आइए एक फॉर्म मैंने आपको के लिए बनाया है, वो फॉर्म देखते हैं। ये मेरी आखिरी गुफ्तगू है, उसके बाद गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। सबसे पहले तारीख का तयन करना है, आप पर ज़कात कब फ़र्ज होती है, अंग्रेज़ी तारीख का या इस्लामी तारीख का? ये सवाल मुझसे नहीं पूछिएगा जब आप खड़े हो ना सवाल पूछने, कि मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करूंगा। इसका हल तो मेरे पास नहीं है, इसका हल आपके ही पास है। आप खुद अंदाजा लगाएं, यही उसका जवाब है। मैं अब भी यही बयान कर रहा हूं, बाद में भी यही बयान करूंगा। कमरे तारीख से तयन कर लें और इस तारीख को मिल्कियत में मौजूद काबिले ज़कात असासों की मार्केट रेट के मुताबिक तयन कर लें। भाई आपने एक जो है ना वो प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी जो आजकल रवाज जारी है, उस रवाज के अंदर ये फार्म मैंने कुछ 4-5 साल पहले बनाया था। मकतबातुल मदीना ने इसको शाया किया है और ये फार्म छपा हुआ भी मिलता है। तो आपके यहाँ जो मकतब है, उम्मीद है उससे मिल जाएगा। मेरा फेसबुक पेज है मुफ्ती अली असगर के नाम से, मैं उम्मीद है उस पर भी इसकी इमेज शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकेंगे। एक प्रॉपर्टी आपने ली थी, किस लिए? बेचने के लिए। आपने ली थी वो 20 लाख की, अब वो होगी 40 लाख की। इस साल की जो ज़कात निकालनी है तो आप इसी साल के रेट का एतबार करेंगे ना। जब अगला साल आया अगर उसकी कीमत कम होगी तो कम लेंगे, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लेंगे। सोना चांदी का रेट बदलता रहता है। जब ज़कात का आप हिसाब लगाएंगे, ज़कात जिस दिन आप पर फ़र्ज हो रही है, यानी रेट किसका निकालना है? जिस दिन फ़र्ज हो रही है उसका रेट निकालना है। उस दिन क्या रेट है? आप माजी का निकाल रहे हो या एडवांस निकाल रहे हो? एडवांस में थोड़ा ज़्यादा एहतियातन कर लें। मिसाल के तौर पर मुहर्रम में आप पर ज़कात फ़र्ज होती थी, आपने रमज़ान में दे दी, जायज़ है। ऐसा नहीं है कि आप पर फ़र्ज होती है मुहर्रम में और आप इंतज़ार करते हैं रमज़ान का, ये जायज़ नहीं है। तो आपने मुहर्रम के बजाय रमज़ान में दे दी, बाद में जब मुहर्रम आया तो पता चला उस तारीख को रेट थोड़े बड़े हुए थे, थोड़ी सी और दे दें, हल मौजूद है। तो सबसे पहले 2 काम करने हैं, इस्लामी तारीख का तयन और उस दिन जो रेट हैं जिन जिन चीज़ों पर ज़कात बनती है उन उस रेट का तयन। या मालियत निकाल लिया आपने, सोना है आपके पास, ठीक है ना। आम तौर से हमारे यहाँ सोने की ज़कात पैसों में निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि सोने में निकालते हो। सोने में निकालनी हो तो फिर वजन का एतबार होगा, पैसों में निकालनी हो तो सोने की मालियत को लेंगे। करेंसी आप देखेंगे बैंकों में कितनी रकम जमा है, प्राइवेट फंड कितने हैं, प्रोविडेंट फंड में आपकी कितनी रकम जमा है, बीसी और कमीशन में जो रकम आप जमा कर रहे हैं वो आपकी रकम है ना। एक बीसी डाली गई जनाब 25,000 रुपये महीना, 2 किस्तें भरी गई और 5 लाख रुपए आपको मिल गए। तो इस 5 लाख में से आपके कितने पैसे हैं? 50,000। तो आपने ये शुमार करने हैं, बाकी 4,50,000 तो आप पर कर्जा है। सब चीजें आपने शुमार कर ली, खाम माल कितना है, तैयार शुदा माल कितना है,
गुजरावाला में सुना है फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा हैं, फैक्ट्रियों की मशीनरी पर ज़कात नहीं है, फैक्ट्रियों की ज़कात नहीं है, ज़कात उस प्रोडक्ट पर है जो जिस वो प्रोडक्ट अगर खाम माल की सूरत में है, मिसाल के तौर पे स्क्रैप का कोई काम किसी का काम है और वो कंप्रेसर मंगवाता है, उसमें तांबा और पीतल ये अलग करता है, ये खाम माल है, ये माल बेचने के लिए है ना, ये कंप्रेसर पूरा मौजूद है उस पर भी ज़कात होगी, अगर वो तांबे और पीतल की शक्ल में आ गया उस पर भी होगी। जिस तारीख को ज़कात फ़र्ज हो रही है, ये माल जिस शेप में मौजूद है और जिस रेट में मौजूद है उसका हिसाब लगाएंगे आप। तिजारती प्लाट, मकान, फ्लैट, कारोबार में शराकत है, तो कारोबार में शराकत तो है 50 लाख रुपए की, ठीक है भाई। मिसाल के तौर पर किसी ने दूध दही का काम शुरू किया, तो दूध दही के काम में कोई ज्यादा पैसा थोड़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है, करियाने की दुकान थोड़ी है, इतना माल खरीद कर रखेंगे, रोजाना 10 मन दूध आएगा, 20 मन आएगा, 50 मन आएगा बस। लेकिन दुकान खोलने के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ता है, वो बड़े वाला फ्रिज रखेंगे, बर्तन रखेंगे, फर्नीचर रखेंगे, कोई 10 लाख रुपए तो इसमें ही चले जाएंगे। तो अब ये थोड़ी कहा जाएगा कि जनाब 2 पार्टनर थे और 2 पार्टनरों ने 25-25 लाख मिला के 50 लाख से कारोबार शुरू किया, तो अब 50 लाख पर ज़कात देनी पड़ेगी। नहीं, जो पैसा फर्नीचर में लग गया, जो पैसा दुकान की ज़ेब ज़िबाइश पे लग गया, वो शुमार थोड़ी होगा। तो देखा जाएगा कि पार्टनरशिप के अंदर या दुकान के अंदर वो कौन सी चीज है जिस पर ज़कात फर्ज हो रही है। दूध वाले के पास तो वो वही होगा जो उसके पास दूध जमा होगा, उस पर ज़कात फर्ज होगी उसकी दुकान के अंदर। उसके बर्तनों पर, फ्रिज पर, इस पर तो फर्ज नहीं होगी। इसी तरीके से एक जो है ना वो कंपनी ने काम शुरू किया और चावल जो है वो साफ करने की मशीनरी लगानी है, वो बड़ी महंगी आती है जनाब, 2 करोड़ से कम तो नहीं आती। तो 2 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ मिला के मशीनरी लगा दी। कंपनी का असासा तो मौजूद है, एसेट तो मौजूद है कंपनी में, लेकिन वो एसेट नहीं है जिस पर ज़कात होती है। बात समझ में आई? तो कंपनी में यह देखना है कि काबिले ज़कात क्या एसिड है, उस पर ज़कात होगी। कारोबार में शराकत और शराकत में काबिले ज़कात असासाजात या एसिड क्या हैं। अब मिसाल के तौर पर हिसाब लगाया जनाब, ये सब चीजें मिलकर बन रहे हैं कितने, 5 लाख रुपए। इस फार्म के 2 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे? आपके पास काबिले ज़कात चीजों में से क्या है, उनकी अमाउंट कितनी है। दूसरा हिस्सा यह होगा कि आपने किन किन चीजों को इससे माइनस करना है। अगर आपने कर्जा लिया हुआ है उसको निकालेंगे। आपने 2 बीसी भरी 50,000 की और 5 लाख ले लिए, 4.5 लाख रुपए आपके ऊपर कर्जा हुआ है नहीं हुआ? बताइए, हुआ। यूटिलिटी बिल्स के ड्यूज आपके ऊपर हैं, ये भी आपके ऊपर कर्जा है। पार्टियों की पेमेंट है जो पेएबल है, जो आपको अदा करनी है। मुलाजिमीन की तनख्वाहें देनी है, ये भी पेएबल है। गुज़िश्ता साल की ज़कात आपने नहीं दी थी, ये भी पेएबल है। तो ये सब चीजें मिलकर बने 3 लाख रुपए। जिन चीजों पर ज़कात बन रही थी उनके कितने पैसे बने थे? अब 5 लाख पर ज़कात नहीं देनी, 3 लाख को माइनस करना है। कितने बचे? 2 लाख को 40 से तकसीम कर ले, ज़कात निकल आएगी। और बयान का इख्तिताम हो गया जनाब। अब जी क्वेश्चन आंसर, कोशिश कीजिएगा कि ज़कात के मुतालिक पूछें पहले मरहले पर, फिर आपकी मर्जी है। पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरी फर्ज करें साल की ज़कात 50,000 रुपये बनती है, तो जिसको अदा करनी है वो एक ही बंदे को सारी कर दें या कि इसमें भी कोई लिमिटेशंस है? जायज़ तो है कि आप एक बंदे को दे दें, ठीक है, और ये भी जायज़ है कि आप कई अफराद को दें, दोनों का आपको इख्तियार है। ज़रूरत देखी जाती है, बाज़ औक़ात मौका ऐसा होता है कि सामने वाले को कम पैसे देंगे, जैसे शादी ब्याह हो गया या बीमारी हो गई, उसका ऑपरेशन होना है, तो गुजारा नहीं होगा। तो दोनों बातों में आपको इख्तियार है, आप मालिक हैं।
اپنی رقم کو اس جگہ پر جہاں زکوٰۃ بنتی ہے آپ خرچ کریں. بہت ساری جگہ ہیں. افضل یہ ہے کہ پہلے تو ایک کیٹیگری ہے. پہلے نمبر پر رشتہ دار ہیں، دوسرے نمبر پر پڑوسی ہیں، تیسرے نمبر پر جو آپ کے ہم پیشہ لوگ ہیں. کون؟ جیسے آپ کے ملازمین ہو گئے، آپ کے فیلڈ کے وہ آدمی جو بیچارے ڈوب گئے، کاروبار میں نیچے آ گئے، مستحق زکوٰۃ بن گئے، آپ کے ہم پیشہ لوگ، ان کو زکوٰۃ. اور پھر بہت سارے ہمارے چیریٹی کے کام ہیں، لیکن جہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں افضل ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے اس کا گھر کا چولہا چلتا ہے، لیکن دوسرا ایسا ہے کہ اس کا نہیں چلتا اور وہ رشتہ دار نہیں ہے، اس کو دینا زیادہ افضل ہوگا. جی السلام علیکم. کھڑے ہو کے کریں گے، مجھے نظر بھی آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پاس کوشچن تھوڑے زیادہ ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں سارے ریپیٹ کروں یا کہ ایک سانس میں کر لیں. جی اچھا، ایک تو آپ نے جانوروں سے ریلیٹڈ آپ نے بتایا نہیں ہے. ایک دوست ہے میرا، اس کے پاس جانور ہیں کافی زیادہ، تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں. نہیں، پہلے کیونکہ وہ دودھ بیچتا ہے. پہلے یہ فیصلہ کریں کہ جانوروں کا باڑا ہے. جی. پٹھے جو ہے وہ خرید کے ڈالتا ہے؟ خرید کے ڈالتا ہے. زکوٰۃ نہیں ہے. یہ خرید کے بھی ڈالتا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو باہر چر کے بھی آتے ہیں. باہر دیکھا جائے گا کتنا چل کر آتے ہیں، زیادہ یا کم؟ مطلب اس کے پاس بھینسیں بھی ہیں اور گائے بھی ہے. میں عرض کر رہا ہوں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو جنرلی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ جنرلی کامن مسائل کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرٹیکولر کسی ایک بندے کا کیس. تو جیسے کوئی مقدمہ ہو گیا نا، تو اب آپ وکیل کے پاس جائیں گے کہ بھئی یہ کون سا مقدمہ ہے، یہ خاندانی کورٹ میں چلے گا، سول کورٹ میں چلے گا، یا ٹیررزم کی جو کورٹ اس میں چلے گا. تو وکیل کہے گا کہ یہ اس طرح کا ہے. اور ایک ہوتا ہے اپنا پورا وقوع بتانا، یوں ہوا تھا، ایسے ہوا، یوں ہوا، کیا بنے گا، کیسے بنے گا، کس طرح بنے گا. اس میں آپ کا اس وکیل کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. یہ جو صاحب ہیں، یہ کسی بھی مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں جو اس طرح کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہوں، تو اس کا حل ممکن ہے. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ بیوی اپنے جو اس کے پاس سونا ہے وہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرے گی. جی ٹھیک ہے. اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پیسے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو گفٹ کیا ہے، عورت کو گفٹ کیا آپ نے، وہ زکوٰۃ دے گی. لیکن کچھ سونا ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ اپنے شوہر کے پیسوں سے جمع کر کے وہ خریدتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ عورت ادا کرے گی یا کہ خاوند؟ دیکھیں، اصل سوال آپ کا یہ ہے کہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ جو سونا ہے وہ بیوی کا ہے یا شوہر کا ہے. جی. تو شوہر جو خرچی دیتا ہے بیوی کو، وہ اس کی مالک بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس خرچی سے جو کچھ بھی خریدے گی وہ اس کا اپنا ہوگا. جو اس کو پہلی رات دیتا ہے وہ 100% گفٹ ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا ہوگا. تیسرا وہ سونا جو کے دیا جاتا ہے کہ تمہیں گفٹ دیا. بعض کا ہوتا ہے نا، بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے تو چلو بھائی میں آپ کو یہ گفٹ دوں گا. کوئی اور اس سے خوشی کا موقع ہوتا ہے، بندہ کے دیتا ہے گفٹ دیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ڈاؤٹ صرف ایک جگہ پر ہے کہ شادیوں میں جو سونا چڑھایا جاتا ہے اس کو رواج کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا، بس. اچھا جی، اگلا سوال میرا یہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس اسلامی بھائی شاپ وغیرہ پہ آ جاتے ہیں کہ جی آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے نا ہمیں وہ عطیہ کرے، ہم نے اپنی مرضی سے لگانے. آپ نے یہاں پہ بتایا کہ زکوٰۃ اس بندے کو عطا کی جائے، اس بندے کو دی جائے کہ جو شرعی اس کا حق رکھتا ہو، پھر اس کے بعد وہ ادا کرے جہاں پہ بھی اس نے اس کو لگانا ہے. تو آیا اس کو زکوٰۃ دے دی جائے یا نہ دی جائے؟ آج میں فیضان مدینہ حاضر ہوا تھا اور بنیادی مقصد تھا کہ دورہ حدیث کا ایک حال تیار ہوا ہے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ تیار کیا ہے، اور اس حال میں طلبہ حدیث پڑھیں گے. اب سالوں سال تک پڑھتے رہیں گے. مجھے بنیادی طور پر جو دورہ حدیث پڑھنے والے طلبہ تھے ان میں بیان کرنا تھا. جب میں اس مدرسے میں آیا تو میں نے دیکھا 450 طلبہ پڑھتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ دورہ حدیث والے تو ہیں 100 ہوں گے، تو کیوں نہ میں 450 جو طلبہ ہیں، باقی 100 سے کم 350 ہیں، ان کی بھی تربیت کروں کہ یہ مضبوط عالم بن کے نکلے. مجھے یہ اندازہ ہے کہ 350 کے 350 طلبہ مستحق زکوٰۃ ہیں. نظام ایسا نہیں ہے
कि ये बाहर निकलें ज़कात मांगने के लिए। सिस्टम है, इदारा है, जो लोग इदारा चलाते हैं इस तरह का, उनमें से कोई एक जाता है, फिर वो इस पूरे इदारे को जो है वो चलाने के लिए ज़कात सर्व करता है। इस तरह के इदारे के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। और मैं बयान कर चुका हूँ, पहला हक है आपके रिश्तेदारों का। ज़्यादा अमाउंट है तो बंदा तकसीम कर ले, कुछ रिश्तेदारों को दे दे, कुछ मदारिस में दे दे, कुछ मुलाजमीन में से जो मुस्तहिक है उनको दे दे, पड़ोसियों को सामने रख के दे दे। तो यूं अगर कोई किसी इदारे के लिए आता है और वहाँ ज़कात की गुंजाइश है तब भी ठीक है। वहाँ पे उसकी ये शराइत नहीं है कि वो मुस्तहिक है या नहीं है। वो जो लेके जा रहा है सारा बोझ उसके कंधे पर है, बेशक वो मुस्तहिक है या नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग मुस्तहिक नहीं होते, वो जो चंदा लेने आते हैं। ज़कात मांगने वाला, इदारे के लिए लेने वाला, उसका मुस्तहिक ज़कात होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये तो चलाने वाले जो लोग होते हैं बेचारे कोशिश करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और इनकी ख्वाहिश होती है कि जहाँ ज़कात लगनी है वहाँ लोगों से लेकर डाली जाए। तो जो वसूल करने आया है वो अमीन है, वकील है सिर्फ, बस। अच्छा, एक प्रॉपर्टी का मसला है कि आपने कहा कि प्रॉपर्टी जो आप किराए पे देते हैं, या प्रॉपर्टी ऐसी जो वैसी आपकी पड़ी हुई है, बेशक वो 1 करोड़ रुपए की पड़ी है लेकिन आपके इस्तेमाल में नहीं है ना, अगर तो खरीदते वक्त नियत की थी कि इसको रखूंगा, बच्चों के काम आ जाएगी, या किराए पर दे दूंगा, तो ज़कात नहीं है। अगर ये नियत की कि इसको रख लेता हूं, रेट चढ़ जाएंगे तो बेच दूंगा, ये बेचने की नियत है, ये माले तिजारत है, इस पर ज़कात होगी। बेशक उस दौरान वो किराए पे है। किराए पर अगर चढ़ा देगा तो नियत खत्म हो गई। ठीक है। किसने नियत इस नियत से ली थी कि बेचने के लिए ले रहा हूं जनाब में, बाद में नियत बदल गई कि नहीं इसको मैं खुद रखूंगा, अब ज़कात नहीं होगी। अब वो खाली जगह है, अब ना तो उसकी अभी बेचने की नीयत है, बेशक वैसे ही पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर भी ज़कात नहीं होगी। बेचने की नियत खत्म हो गई तो अब उस पर ज़कात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि रिश्तेदारों को ज़कात देते हैं, उसका बताना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, उसको बताना नहीं ज़रूरी, बल्कि नहीं बताना चाहिए। इज्जत नफ्स का ये तकाजा है कि आप खिदमत के इनाम, तोहफा के गिफ्ट के दे दें। मुफ्ती साहब लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एक पार्टी है मेरी, मैंने उससे पैसे लेने हैं तकरीबन 2 लाख के राउंड अबाउट। अब वो सैयद नहीं है हमारे कागजों में, हम जानते हैं उसको कि वो सैयद नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सैयद कहलवाता है, और मुझे कहा उसने कि मुझे वो पैसे ज़कात में छोड़ दो। सैयद पर तो ज़कात वैसे हराम है। अब वो बिल्कुल वही तो कह रहे हैं ना, वो सैयद है ही नहीं, लेकिन वो अपने आप को सैयद कह रहा है। देखें, नसब ऐसा मामला है कि आप उसकी तफ्तीश में नहीं जा सकते। उसको तो आप जवाब दें कि जब आप खुद अपने आप को सैयद कह रहे हो तो ज़कात के मुस्तहिक तो आप हुए ही नहीं। मैंने उसको यही कहा है, उसने कहा जी मेरी वालिदा जो है वो सैयद है और मेरे वालिद साहब सैयद नहीं है। नसब बाप से चलता है, बेटों माँ से नहीं चलता, सिवाय हजरत फातिमा ज़हरा की। तो मतलब हम उससे, इमाम हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जो नसब है वो माँ से चला है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से नहीं चला। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शादी और की थी बाद में, उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो अलवी कहलाए, सैयद नहीं कहलाए। लेकिन ज़कात के अंदर सिर्फ सैयद होना ज़रूरी नहीं है, अलवी को भी ज़कात नहीं दे सकते, अब्बासी को भी नहीं दे सकते, हाशमी को भी नहीं दे सकते, जो भी बनु हाशिम होगा ज़कात नहीं दे सकते। तो मतलब मैं उनको ज़कात में छोड़ सकता हूँ पैसे, क्योंकि वो सैयद तो नहीं ना। छोड़ने पर मैंने गुफ्तगू की है, किस तरह छोड़ना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जितना अच्छा आपका बयान था, मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं। मैं एक दफ़ा आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से गुजरांवाला में आए और हम सबको इतनी अच्छी तालीमात दी। मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक ज़कात है, एक सदका है, इसको थोड़ा सा डिफरेंस कर दें, बस इसमें थोड़ा सा वजाहत कर दें। बहुत अहम सवाल है। सदके की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? एक सदकाए वाजिबा और एक नफली सदका। एक सदकाए और एक नफली सदका। जो आप खैरात करते हैं, न्याज करते हैं, जहां ज़कात का मुस्तहिक होना ज़रूरी नहीं वहां खर्च करते हैं, चैरिटी के कामों में खर्च करते हैं, वो सब नफली सदका होता है। क्या होता है? और सदकाए वाजिबा जो है उसकी कई किस्में हैं। सदकाए वाजिबा की कई किस्में हैं। तो ज़कात
सदकाए वाजिबा के नीचे आती है, सदकाए वाजिबा के नीचे आती है। भाई जो सदकाए फितर है वो भी सदकाए वाजिबा है। क्या है? एक हाजी ने गलती की, मिसाल के तौर पर उसने यूं एहराम बांधने के बाद बाल जो है वो खारिश की, बाल गिर गए, तो उस पर एक मुट्ठी सदका या एक सदका फितर देना होगा, ये भी सदका वाजिबा है। ज़कात भी सदका वाजिबा है। किसी ने नज़र मान ली कि मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने पैसे फुकरा पर खर्च करूंगा, ये भी सदका वाजिबा है। किसी ने कसम तोड़ दी, कसम खाई थी इस घर में दाखिल नहीं होऊंगा, वो कसम तोड़ दी, घर में दाखिल हो गया। कसम के हवाले से हदीस में बयान किया गया कि बाज़ जगह ऐसी होती हैं वहां कसम तोड़ने की फजीलत है। मिसाल के तौर पर कोई कसम खा ले मैं अपने अब्बा जी से बात नहीं करूंगा, बात करे और कफारा दे दे। अब कफारा क्या होगा? 3 तरह के कफारे होते हैं, तीनों चॉइसेबल है, आप जो चाहे दे दें। सबसे आसान ये है कि 10 सदका फितर देने पड़ेंगे। कितने? यानी 1000 रुपये आज के हिसाब से। लेकिन उसके देने का एक खास तरीका है कि रोजाना एक शरीफ फकीर को एक सदका देगा। तो सदकाए वाजिबा की जितनी भी किस्में हैं, खा वो कसम तोड़ने का सदका हो, नजर का सदका हो, हज उम्रे पर निकाला जाने वाला सदका हो, सदका फितर हो, ज़कात हो, इसमें एक बात मुश्तरक है कि मुस्तहिक ज़कात को ही देंगे, बस गनी को नहीं दे सकते, साहिब हैसियत को नहीं दे सकते। दूसरा सदका होता है नफली सदका, जैसे हमारी जो कुर्बानी है ये नफली सदका है, खुद भी खा सकते हैं हम, सबको खिला सकते हैं। जो अकीका हमारा है, हम बच्चे का अकीका करते हैं, ये भी सदका है, उसकी सेहत उसकी जान के बदले वो दिया जाता है। तो ये सब खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं, किसी को खिला भी सकते हैं। नफली जो सदका होता है इसमें अमीर गरीब सब पर खर्च हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि वो गुरबा पर खर्च हो। तो यूं सदके की 2 किस्म है, सदका वाजिबा और सदका नाफिला। आमतौर पर जो बीमार हो गया और चलो जी बकरी काट दो, मुर्गा काट दो, ये सब नफली सदके होते हैं। जी मेरा ये सवाल है कि अक्सर मैं मार्केट में जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये कपड़े वाले या दूसरे कारोबारी लोग जो होते हैं, वो जब कस्टमर चीज़ उधार मांगता है तो वो कहता है 1 माह बाद दूंगा पेमेंट, वो कहता है इतना पैसा लगेगा, वो अपने हिसाब से ना अपने दिल में सोच लेता है कितने का है, वो कहता है मैं 3 माह का उधार करूंगा। वो 3 माह में उसकी पेमेंट ज़्यादा हो जाती है या 2 माह में उसकी पेमेंट ज़्यादा हो जाती है, कैश में उसकी पेमेंट कम होती है, कैश में उसकी पेमेंट कम होती है। क्या वो कैश में और उधार करने में वो जो माह का टाइम देता है 2 या 3 माह का, वो सूद के दायरे में जाता है या नहीं? ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, तशरीफ रखिए। हर इतवार को मगरिब की नमाज के बाद, कराची और यहाँ के मगरिब में वक्त फ़र्क होता है, तकरीबन 20-25 मिनट का फ़र्क होता है। कराची में जो मगरिब का टाइम होता है उससे आधा घंटे बाद मैं एक प्रोग्राम करता हूँ लाइव, अहकाम तिजारत। अगर आप हजरात वो देखते रहेंगे इस तरह के बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। तकरीबन 40 से 50 मिनट का ये प्रोग्राम होता है और 2010 से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। नगद सस्ता, उधार महंगा बेचना जायज़ है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। हाँ, एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, बारगेनिंग करते वक्त आप रेट दें कि जी 1 महीने के उधार के इतने पैसे होंगे, 2 के इतने, 3 के इतने, 6 के इतने, लेकिन जब सौदा होने लगे एक रेट पर सौदा हो कि भाई उसने कहा कि मैं 6 महीने बाद दूंगा, आपने उसको रेट दे दिए। अब वो अगर 6 से 8 महीने भी कर देता है, आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते। कारोबारी दुनिया में ये होता है कि जी आपने तो 1 महीने के उधार पे लिया था माल, पैसे 4 महीने बाद दे रहे हो, अब वो पैसे तो लगाने होंगे आपको। पहले जो आप इजाफा कर रहे थे वो इजाफा माल के बदले था। भाई एक मकान है कार्नर का, उसके पैसे कुछ और होते हैं, भाई वो भी 5 मरले का, और वही 5 मरले का मकान गली में हो, उसके पैसे कुछ और होते हैं। तो तरजीहात में फर्क होता है ना, आपकी मर्जी, आपका पैसा फंस रहा है, आपने वो माल
नगद में उसकी अलग कीमत लगाई, उधार में अलग लगाई, महीने की उधार पर अलग, 6 महीने की उधार पर अलग। अब आप जो भी इजाफा कर रहे हैं बार्गेनिंग है, ये माल के बदले में कर रहे हैं। जब सौदा डन हो गया तो माल की कीमत अब बढ़ नहीं सकती। अब जो आप इजाफा लेंगे वो टाइम और पीरियड का लेंगे, वो सूद हो जाएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है, इसी से मिलती जुलती सूरत सौदा हो जाता है, सौदा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। मिसाल के तौर पर चावल किसी ने बेचे 2 लाख रुपए के, डील कैंसिल होगी, सामने वाला कहता है जी रेट में तो कमी ज्यादती होगी, मुझे डिफरेंस दो, तो ये भी सूद हो जाता है। मुफ्ती साहब की खिदमत में ये अर्ज है कि जिस पर ज़कात वाजिब हो वो ना देने की कुछ वईदें भी इरशाद फरमा दें। कारून का खजाना, एक मुहावरा है ना, कारून का खजाना। कारून के पास इतना माल था, एक कुरान ने बयान किया है वाकया पूरा ना, इतना माल था कि गधे और खच्चर पर चाबियां लादी जाती थी, चाबियां, और वो चाबियां चलती थी साथ में, इतना खजाना था। जब अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि इस माल पर ज़कात निकालो, कहना मेरा माल है क्यों निकालूं, अल्लाह ताला ने उस माल समेत उसे जमीन में धंसा दिया। तो कारून का खजाना तुम्हें मिल गया है, कारून का खजाना तो नहीं मिल गया, ये मुहावरा इसीलिए बना है कि वो जमीन में दफन है आज तक वो खजाना, और लोगों का मुहावरा बन गया कि चलो ढूंढो भी उसको। तो जब अल्लाह ताला का हुक्म आया और उसने इनकार किया, मैंने पूरी गुफ्तगू जो आज की है, आप समझ सकते हैं कि ज़कात देने में कितनी शरीयत ने रियायतें रखी हैं कि इस चीज को भी शामिल नहीं करना, इसमें भी नहीं करना। सिर्फ 6 चीजों पर ज़कात है बस, हमारी और किसी चीज पर ज़कात नहीं है। वो भी कर्जे को भी निकालना है, और साल में जो पूरी रोलिंग होगी उसको भी शामिल नहीं करना। वही तो बहुत सारी हैं कि यही जो जेवरात है ये मतलब कि तोक बन जाएंगे क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला हमें हमारी हिफाजत फरमाए और अपने अजाब से हमें महफूज फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाजी ताहिर महमूद डीसी कॉलोनी गुजरांवाला कैंट तो अर्ज कर रहे हैं। माशाअल्लाह। हजूर मेरा ये सवाल है कि साड़ा गोल्ड का कारोबार है, उर्दू में कर लेंगे तो जो हमारे नाज़रीन चैनल पे देख रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा। हमारा गोल्ड का कारोबार है जी जी। तो कुछ लोग हमें एडवांस में रकम जमा करवा जाते हैं कि जी ये हमारा 2 लाख जमा कर लें, 2 महीने बाद 6 महीने बाद हम कोई चीज़ बनवा लेंगे। तो क्या वो पैसे जो हैं वो हमारी मलकियत हो गई, उस पर हम ज़कात देंगे या वो पीछे वाला मालिक जो है वही अदा करेगा? बहुत बुनियादी सवाल किया, और मुझे सवालात सुन के खुशी यूँ हो रही है कि आप हजरात ने मौजू समझा है, जब भी उस पर सवालात बन रहे हैं। इस सवाल का ताल्लुक इस बात पर है कि ज़कात देनी होती है अपने माल पर। किस पर देनी होती है? मेरे पास एक केस आया हुआ है, और मैं आने से पहले जो आखिरी दिन जो मैंने वर्किंग की है ना, उस केस पर की है। एक बंदे ने किसी कंपनी से गाड़ी बुक करवाई, कंपनी ने 2 महीने लेट कर दी। तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ कि जनाब अब आप जो है वो इसको इतने पैसे वापस करेंगे, इतने पैसे वापस करेंगे। तो वो बंदा हमारे पास आया कि ये पैसे जो कंपनी मुझे वापस कर रही है, कोई 25-30 हज़ार रुपये, ये सूद है या मेरे लिए जायज़ है? अब इस मसले की बुनियाद थी इस बात पर कि इनके दरमियान एग्रीमेंट क्या हुआ था। वही एग्रीमेंट हुआ था जो एक बिल्डर के साथ होता है। मैन्युफैक्चर जो होता है, मेकिंग जिस काम में पाई जाती है, उसको ऑर्डर दिया जाता है ना कि आप 1 कंटेनर गारमेंट्स का बना दो, 1 कंटेनर ये बना दो। बिल्डर जो है वो फ्लैट बनाकर देने का एग्रीमेंट करता है, सुनार जो है वो जेवरात बनाकर देने का एग्रीमेंट करता है। तो उसने एग्रीमेंट क्या किया था? गाड़ी बनाकर देने का एग्रीमेंट किया था। तो जो रकम उसने दी वो कर्जा थी या मिल्कियत में आ गई थी? कर्जा थी तो कर्जे पर तो नफा नहीं ले सकता वो। तो अब आपके मसले पर ही नहीं, हम सब मसलों पर गुफ्तगू करते हैं। जो पैसे आपने बिल्डर को दिए, फ्लैट खरीदना है, डाउन पेमेंट दे दी, शरीयत कहती है कि ये रकम आपकी अब नहीं रही। वो अगरचे कि आपको 5 साल में डिलीवरी देगा। जो रकम आप जमा करवा चुके वो रकम उसकी है, उसकी ज़कात उसने देनी है, आपने नहीं देनी। इसी तरीके से फर्नीचर के अंदर भी ये होता है कि जनाब लोग ऑर्डर देते हैं, फिर माल तैयार किया जाता है, तो यूँ थोड़ा बहुत पैसा भी दिया जाता है।
तो जहां भी ऑर्डर पर माल तैयार करके देना होता है और इस मद में पैसे लिए जाते हैं, वो उस बंदे की मिल्कियत में आ जाते हैं जो ऑर्डर तैयार करेगा। तो आपने भी जो पैसे लिए हैं आपकी मिल्कियत में आ गए, ज़कात आप देंगे, फायदा भी तो आप उठा रहे हैं। कर्जे में ऐसा नहीं है, आपने किसी को कर्जा दिया तो वो आपकी मिल्कियत है, अगरचे कि वो फायदा उठा रहा है। बाज़ लोग माज़अल्लाह ये कहते हैं जी कर्जा मैं दे रहा हूं, इसकी ज़कात आप निकालेंगे। नहीं, कर्जा एक ऐसी रकम है जो सवाब के लिए दी जाती है, उस पर कोई मुआवजा नहीं लिया जाता, ज़कात आप ही निकालेंगे। ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो वो पैसे वापस देने पड़ेंगे। देखिए ऑर्डर तो कैंसिल उस वक्त भी होता है ना कि आपने मिसाल के तौर पर कोई राशन खरीदना था, सौदा कर लिया, कुछ पैसे भी दे दिए, यहां मेकिंग तो नहीं पाई जा रही ना, वो चीज उसके पास मौजूद है, ऑर्डर तो यहां भी कैंसिल हो जाता है, वो पैसे वापस आ जाते हैं। देखिए ये मामला कहां पेचीदा होगा कि ज़कात फर्ज होती थी यकम मुहर्रम को, और यकम मुहर्रम को ही मामला हुआ तो पेचीदा हो जाएगा। एक दिन पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये देखेंगे। जब दौरान साल हुआ तो एग्रीमेंट खत्म हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रकम दोबारा इसकी मिल्कियत में आ गई। 52.5 तोला चांदी का निसाब ज़कात का मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ बीसी की रकम का कर्जा भी उसके ऊपर मौजूद है, तो उसमें क्या किया जाएगा? कर्जा जो है वो हमेशा निकालेंगे, कर्जा निकाल कर हाजत असलिया निकाल कर, पहले सुन ले, कर्जा निकाल कर हाजत असलिया निकाल कर बाकी क्या बचता है वो देखेंगे। बाकी अगर इतनी अमाउंट नहीं बनती जिस पर ज़कात फर्ज होगी तो ज़कात नहीं होगी। इसमें दूसरा सवाल तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े बड़े अमीर समझे जाने वाले लोग ऊपर ज़कात बाज़ात नहीं होती। भाई मैंने मिसाल अर्ज की ना, किसी ने 2 करोड़ का फ्लैट बुक करवाया है तो 2 करोड़ का मकरूज हो गया, मकरूज हो गया तो इसके पास इसके अलावा नहीं है पैसे, इस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। मतलब रहन सहन भी अच्छा है, खाना पीना भी अच्छा है, लेकिन बीसी का कर्जे की वजह से उसको माइनस करेंगे तो देखिए शरीयत ने जो आसानी दी है वो आसानी बरकरार रहेगी। ऐसे तो कंटिन्यू बीसी चलती है, मैं अर्ज करता हूं बीसी को छोड़ दें, बीसी को छोड़ दें आप। एक आदमी की तनख्वाह है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, वो जनाब पैसे जमा करता है, खाता है, उम्रे पे चला जाता है, टूर पे चला जाता है। जब ज़कात जिस दिन फर्ज होती है वो दिन आता है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो रहन सहन तो बड़ा अच्छा है, ज़कात उसी वक्त बनेगी ना जब ज़कात की शराइत पाई जाएगी। तो शरीयत में आसानी है तो नहीं।